तो हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे बीएससी पार्ट 3 के लेक्चर को। ठीक है, तो बीएससी पार्ट 3 में मेनली हम लोग क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे। पार्ट 3 में जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और ये जो वीडियो है दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज इन बिहार, मतलब बिहार में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। ठीक है, नॉट इवन इवन क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, जो जो बिहार के बियॉन्ड भी जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ भी सेम सिलेबस होता है। ओके, तो हमारा जो मेन टॉपिक है जिसको हमने कल स्टार्ट किया था दैट वाज फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सीडोफोर्स। ये हमारा टॉपिक है, ये सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो कल की क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका हमने कल आपको ये भी बताया था लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है, कि किस तरह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर फ्रेम होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम के अंदर फ्रेम होता है कि व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम, व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो आया रहता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सिंपल एप्लीकेशन क्या होता है ये भी पूछता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। इसके अलावा फिक्टिशियस फोर्स हमने कल डिस्कस किया था कल के लेक्चर में, तो लेक्चर 1 का वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर फिक्टिशियस फोर्स, स्यूडो फोर्स, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स के बारे में। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया था, व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम, व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ओके, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोरियोलिस फोर्स के बारे में। ठीक है, आवर टॉपिक इज कोरियोलिस फोर्स। ये जो कोरियोलिस फोर्स है इसको हम रोटेटिंग फ्रेम भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसको रोटेटिंग फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। आ रहा समझ में? तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक दो फ्रेम ले लिया। ठीक है, देयर आर टू फ्रेम्स, हमने दो फ्रेम लिया। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेम नंबर 1 है, ये फर्स्ट फ्रेम है। ठीक है, और ये सेकंड फ्रेम है। ठीक है, हम इसके लिए अलग कलर यूज करते हैं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाए रोटेटिंग फ्रेम को और फिक्स फ्रेम को। तो ये हमारा सेकंड फ्रेम है रोटेटिंग फ्रेम, ये हमारा सेकंड फ्रेम है। ठीक है, फर्स्ट फ्रेम सेकंड फ्रेम। तो देखिए हमने क्या किया कि इसको डिनोट किया हमने एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश से, जबकि हमने फिक्स फ्रेम को डिनोट किया एक्स, जेड और वाई से। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, इससे ये फ्रेम रोटेट कर रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वी हैव टेकन टू फ्रेम एस और एस डैश। ठीक है, तो ये जो हमारा फ्रेम है ये हमारा एस फ्रेम है। ठीक है, एस फ्रेम है। ओके, और हम जो रेड कलर यूज करें दैट इज फॉर फ्रेम एस डैश। तो ये हमारा एस डैश फ्रेम है, और इन दोनों फ्रेम से हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है डिस्टेंस आर पे। ठीक है, डिस्टेंस आर पे एक पार्टिकल है। आ रहा है समझ में? तो डिस्टेंस आर पे एक पार्टिकल है। ओके, इस पार्टिकल को हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस पार्टिकल को ऑब्जर्व हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, पी पॉइंट पे। अब चूंकि ये फ्रेम रोटेट कर रहा है, फ्रेम हमारा क्या है, रोटेटिंग फ्रेम है, तो फ्रेम इज रोटेटिंग। ठीक है, हमारा फ्रेम जो है रोटेट कर रहा है। ठीक है, रोटेट कर रहा है। ओके, तो मान लीजिए यदि डिस्टेंस आर पे पार्टिकल पी के साथ ये थीटा एंगल ट्रेस करता है, कितना एंगल ट्रेस करता है, थीटा एंगल ट्रेस करता है। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है जेड एक्सिस, ये तो फिक्स है, और जेड के सराउंडिंग में क्या कर रहा है, जेड के सराउंडिंग में ये फ्रेम जो आपका रोटेट कर रहा है। ठीक है, इट इज रोटेटिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कुछ देर के लिए कि ये एक फिक्स एक्सिस है, क्लियर है, और इसके सराउंडिंग में ये दूसरा एक्सिस है। तो सेकंड एक्सिस क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारा फिक्स हाथ है, ये सेकंड एक्सिस है, ये कैसे करेगा, ऐसे रिवॉल्व करेगा चारों तरफ, तो ऐसे ही रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो यदि हम एक और डायग्राम को बना लें, ठीक है, एक और डायग्राम हम बनाए कि ये फिक्स एक्सिस है। ठीक है, सॉरी, फिक्स को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, फिक्स को हम डिनोट कर रहे हैं व्हाइट वाले से। ठीक है, तो ये फिक्स एक्सिस है, इसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है कि सेकंड एक्सिस के सराउंडिंग में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, जब ये मूव करेगा तो क्या करेगा, कुछ कोनिकल शेप का ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसा कोनिकल स्ट्रक्चर बनाएगा। आ रहा समझ में? अब यहाँ पे ये डिस्टेंस आपका आर दिया हुआ है, ये एंगल आपका थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो थीटा दिया हुआ है, तो यदि ये आर है ये थीटा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा बताइए। तो इसको हमने मान लिया कुछ देर के लिए वाई, क्या मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी वाई बाई आर। तो यानी वाई का वैल्यू कितना होगा, वाई का वैल्यू होगा आर साइन थीटा। तो ये हमारा वाई कितना है, वाई हमारा है आर साइन थीटा, और वाई इज आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। ओके, व्हाट अबाउट एंगल डी थीटा,
व्हाट अबाउट एंगल डी थीटा, डी थीटा। तो देखिए भाई, आप जानते हैं कि डी आर, ठीक है, बराबर होता है, ठीक है, आर परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इनटू डी थीटा, ठीक है। थीटा इक्वल टू एल बाई आर से आप निकाल लोगे, ठीक है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर से निकाल लोगे। तो यहाँ देखिए आर परपेंडिकुलर कितना आपका है, आर परपेंडिकुलर आपका है, ठीक है, आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा इंटू डी थीटा, डी थीटा। क्योंकि फ्रेम क्या कर रहा है, फ्रेम आपका ओमेगा स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो ओमेगा स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा डी टी, तो डी थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसका मतलब ये हुआ कि हम डी आर को लिख सकते हैं, ठीक है, डी आर को लिख सकते हैं आर साइन थीटा इंटू ओमेगा डी टी, ओमेगा डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो देखिए भैया, डी आर बाई डी टी इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं आर ओमेगा साइन थीटा, साइन थीटा, और ये हो गया ओमेगा क्रॉस आर। इसको ओमेगा क्रॉस आर हम लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है? यानी कि हमारे पास एक ऑपरेटर आ गया कि यदि कोई पर्टिकुलर पार्टिकल है, ठीक है, जो रोटेटिंग फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, और ये कि पर्टिकुलर पार्टिकल को जब हम रोटेटिंग फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो इस केस में रिलेशन होता है डी आर बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये रिलेशन होता है, इट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो वी हैव, हमारे पास जो रिलेशन आया भाई, ठीक है, वो कितना आया, वो आया डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। समझ में आ रहा है? ओमेगा क्रॉस आर। अब यहाँ पे एक हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को यूज करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि फॉर वेक्टर आर, ठीक है, डी बाई डी आर बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अब इसको जनरलाइज कर दो, ठीक है, फॉर एनी वेक्टर ए, फॉर एनी वेक्टर ए, किसी वेक्टर ए के लिए आप लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी इंटू दैट वैक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस दैट वैक्टर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने निकालना है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या किया हुआ, दो फ्रेम लिया हुआ, ठीक है, देयर आर टू फ्रेम्स, टू फ्रेम्स, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, जेड एक्सिस है। जो सेकंड फ्रेम है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, और जो जेड और जेड डैश है वो कोइंसिडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जेड और जेड डैश जो है, ठीक है, वो एक साथ है, ठीक है, इसमें ज़्यादा मतलब ये दोनों कोइंसिडेंट है, ठीक है, क्लियर है? तो जेड और जेड डैश क्या कोइंसिडेंस होगा, सिर्फ एक्स डैश और वाई डैश जो क्या कर रहा है वो आपका मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब मूव जेड डैश भी कर रहा है, ठीक है, बट जेड डैश क्या कर रहा है, जेड के बहुत ही मतलब जेड से कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, आ रहा समझ में? तो जब ये जेड से कन्वर्ज करेगा, जेड से कन्वर्ज करेगा, सॉरी एक फ़ोन आ गया था, ठीक है, कन्वर्ज करेगा तो हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि किसी भी फ्रेम में किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर को, वी आर यूजिंग यूनिट वेक्टर। अब मान लो हम दोनों फ्रेम से एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल कहाँ पे, जो पार्टिकल पॉइंट पी पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे एक पार्टिकल है, ठीक है, और इस पार्टिकल को हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस प्लस एच डैश, ठीक है, जहाँ पे एस फ्रेम क्या है आपका, एक्स वाई जेड फ्रेम है, जबकि एच डैश फ्रेम है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश फ्रेम। क्लियर है? तो देखिए आप, हमने क्या किया, एक्स डैश फ्रेम का जो यूनिट वेक्टर उसको हमने मान लिया आई डैश, जेड डैश वाले को हमने मान लिया के क्या कहते हैं, के डैश, ओके, और वाई डैश के यूनिट वेक्टर को हमने मान लिया जे डैश, मान सकते हैं ऐसा हम, ठीक है। और ये जो आई डैश जे डैश के डैश है, ये है यूनिट वेक्टर इन रोटेटिंग फ्रेम। क्लियर है? रोटेटिंग फ्रेम। जो फिक्स फ्रेम है वहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर को मान लिया आई कैप, के कैप और जे कैप, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है, मान लिया। अब इन दोनों फ्रेम से एक पार्टिकल को ऑब्जर्व हम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो देखिए दोनों का क्या है, दोनों के लिए क्या है, जेड एक्सिस कॉमन है, ठीक है, जेड एक्सिस कॉमन है, इसका मतलब, और ओरिजिन भी क्या है, कॉमन है, ठीक है, ओरिजिन इज कॉमन, ओके, ओनली एक्स एंड वाई इज टर्निंग अवे, ठीक है, मतलब इट मेक्स सम एंगल थीटा,
इट इज ऑल्सो मेकिंग सम एंगल थीटा। ये क्लियर है? तो यदि हम क्या करें, यदि हम फ्रेम एस से एक पार्टिकल को देखने की कोशिश करें, ठीक है, पार्टिकल को हम देखने की कोशिश करें, पार्टिकल कहाँ पे, पॉइंट पी पे है, पॉइंट पी पे है, ठीक है। तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया आर, क्या मान लिया, आर। तो आप जानते हो नॉर्मल वेक्टर अलजेब्रा के रूल से आप ये जानते हो, ठीक है, वी नो, हम क्या जानते हैं कि देखिए भाई, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा होता है। क्लियर है? ओके, नाउ व्हाट एवर फ्रेम एस डैश, तो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश, ठीक है, एस डैश। तो एस डैश के लिए हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट को मान लिया एक्स डैश वाई डैश जे डैश। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एक्स डैश इंटू यूनिट वेक्टर है आई डैश, वाई डैश इंटू यूनिट वेक्टर है जे डैश, प्लस जेड डैश इंटू यूनिट वेक्टर है के डैश। ये क्लियर है? क्योंकि ओरिजिन कॉमन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि इफ़ यू हैव टू ऑब्जर्व पार्टिकल पी, ठीक है, तो आप फ्रेम एस से ऑब्जर्व करो, ठीक है, या फ्रेम एस डैश से ऑब्जर्व करो, ठीक है, दोनों केस में क्या होगा, आर और आर डैश बराबर होगा। ये क्लियर है? ठीक है, तो इस फ्रेम से क्लियरली आपको दिख रहा है, ठीक है, कि ओ पी इक्वल टू क्या है, ओ पी डैश है, ठीक है, ओ पी इक्वल टू ओ पी डैश है। हम कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो ये पी हो गया, ये पी डैश हो गया, ठीक है, पी डैश हो गया। इसका कोऑर्डिनेट है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, जबकि इसका कोऑर्डिनेट है आर वाले का एक्स वाई और जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ये क्लियर है? तो ये आपको समझ में भैया आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाला, ठीक है, एज जेड एंड जेड डैश आर कोइंसिडेंट या कॉन्साइड, कॉन्साइडिंग, दोनों कॉन्साइड कर रहा है, मतलब दोनों एक ही एक्सिस पे अंडरलाई कर रहा है, ठीक है, अंडरलाई कर रहा है, एंड ओरिजिन इज कॉमन, एंड ओरिजिन इज कॉमन, ओरिजिन इज कॉमन, कॉमन। तो देखो भाई, ओ पी इक्वल टू क्या होगा, ओ पी इक्वल टू ओ पी डैश होगा, ओ पी डैश होगा, या आर इक्वल टू क्या होगा, आर डैश होगा, ठीक है, डैश होगा। आर कितना है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, जबकि आर डैश कितना है, एक्स डैश आई डैश वाई डैश जे डैश जेड डैश के डैश। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है, ये क्लियर है? नाउ लुक, अब देखो भैया, अब क्या है कि आप देख रहे हो कि आई डैश जे डैश और के डैश इट इज इन रोटेटिंग फ्रेम। क्लियर है? तो अभी आपने डिराइव किया है कि इफ़ यू आर सीइंग सम वेक्टर आर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट रोटेटिंग फ्रेम, तो इसके हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है, डी अपॉन डी टी दैट वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस दैट वेक्टर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, नाउ, नाउ इन फ्रेम एस, पहले हम बात कर रहे हैं फ्रेम एस के बारे में, ठीक है, फ्रेम एस के, ये है आपका आई डैश, ये है जे डैश, सॉरी आई, क्योंकि ये फिक्स फ्रेम है आपका, दिस इज फिक्स फ्रेम, जे और के, ठीक है, जे और के। तो जो कि आई कांस्टेंट है, तो आई कांस्टेंट है, तो डी आई बाई डी टी क्या होगा, डी आई बाई डी टी जीरो होगा। ये भी कांस्टेंट है, फ्रेम फिक्स है ना, तो डी जी बाई डी टी क्या होगा, जीरो होगा। और जो कि फ्रेम फिक्स है, तो डी के बाई डी टी भी क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है? डी के बाई डी टी जीरो होगा। अब हम आ जाते हैं फ्रेम एस डैश के अंदर, अब हम आते हैं फ्रेम एस डैश के अंदर। चलो ये कलर थोड़ा सा ठीक नहीं है, इस कलर को हम लोग यूज करते हैं, फ्रेम एस डैश। अब देखो एस डैश क्या रोटेटिंग फ्रेम है, ये रोटेट कर रहा है, जैसे मान लो कि इसी फ्रेम को देख लो, ये तुम्हारा आई डैश, ये तुम्हारा के डैश, और ये तुम्हारा जे डैश।
और इट मेक्स एंगल थीटा, इट्स मेक एंगल थीटा। तो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में ये देखा था, ठीक है, कि जो फिक्स फ्रेम था, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में जब थीटा एंगल बना रहा था, ठीक है, कौन, पोजिशन आर, तो रिलेशन आया था डी आर बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, आया था ना। तो आप लिख सकते हैं कि डी आई डैश, ठीक है, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी आई डैश बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आई डैश। ऐसे ही आप लिख सकते हैं डी जे डैश बाई डी टी ओमेगा क्रॉस जे डैश और डी के डैश बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस के डैश। दीज आर स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब देखो भाई, देखो, पहले हमें निकालना है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन और फिर हमें निकालना है एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एज वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, डी आर बाई डी टी, या टॉपिक लिख लीजिए वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। पहले आपको निकालना है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम फ्रेम एस टू फ्रेम एस डैश ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम फ्रेम एस टू फ्रेम एस डैश। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, फ्रॉम फ्रेम, सॉरी क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेम एस टू फ्रेम एस डैश। देखो v इक्वल टू डी आर बाई डी टी होता है, ठीक है, डी आर बाई डी टी, इसको आप लिख सकते हो डी अपॉन डी टी, क्योंकि आर और आर डैश बराबर है, तो इसको आप लिख सकते हो आर डैश। अब इसको आप लिख सकते हो डी अपॉन डी टी, आर डैश कितना निकाले हो, एक्स डैश आई डैश वाई डैश जे डैश जेड डैश के डैश। क्लियर है, इतना निकाले हो। अब देखो, एक फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। क्या है प्रोडक्ट रूल, तो देखो भैया, डी अपॉन डी एक्स यू इन टू वी बराबर होता है यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस भी डी यू अपॉन डी एक्स। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, ठीक है, या 12वीं में पढ़ा होगा, ठीक है, इन योर कैलकुलस कोर्स। तो यदि इसको हम मान लें फर्स्ट वेरिएबल और इसको मान लें हम सेकंड वेरिएबल, ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा एक्स डैश डी आई डैश बाई डी टी प्लस आई डैश डी एक्स डैश बाई डी टी, इतना हो जाएगा। ऐसे ही देखो, जो सेकेंड इंटीग्रल है, दिस वन वाई डैश डी जे डैश बाई डी टी प्लस जे डैश डी वाई डैश बाई डी टी। ऐसे जेड वाले में क्या होगा, डी के डैश बाई डी टी प्लस के डैश, ठीक है, के डैश डी जेड डैश बाई डी टी। ऐसा तो लिख सकते हो ना, कि नहीं लिख सकते हो बताओ, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब क्या करो, हर एक ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है उसको एक ब्रैकेट में रखो और हर एक ब्रैकेट के सेकंड टर्म को, ठीक है, एक ब्रैकेट में रखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कलर थोड़ा चेंज करें, देखो इसको हम एक ब्रैकेट में रखेंगे इन सबको। तो देखो भैया, एक्स डैश डी आई डैश बाई डी टी वाई डैश डी जे डैश बाई डी टी जेड डैश डी के डैश बाई डी टी, इसको एक ब्रैकेट में रखो। और देखो, सेकंड टर्म को एक ब्रैकेट में रखो, आई डैश, ठीक है, तो इसको तुम लिख सकते हो डी एक्स डैश बाई डी टी आई डैश डी वाई डैश बाई डी टी जे डैश और डी जे डैश बाई डी टी के डैश। क्लियर है, इतना इसको तुम लिख सकते हो, आ रहा समझ में। तो इसको यहाँ तक रहने दो, अब आए क्या करो देखो,
आपने पढ़ा है कि डी आई डैश बाई डी टी कितना होता है, ओमेगा क्रॉस आई होता है, अभी हम डिराइव किए थे। देखो यहाँ पे डी आई डैश बाई डी टी ओमेगा क्रॉस आई डैश, डी जे डैश बाई डी टी ओमेगा क्रॉस जे डैश, और डी के डैश बाई डी टी ओमेगा क्रॉस के डैश। इस वैल्यू को यहाँ पे सेट कर दो, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, एक्स डैश, फर्स्ट ब्रैकेट की हम बात कर रहे हैं, एक्स डैश ओमेगा क्रॉस आई डैश प्लस वाई डैश ओमेगा क्रॉस जे डैश प्लस जेड डैश ओमेगा क्रॉस के डैश। ऐसा हम लिख सकते हैं फर्स्ट ब्रैकेट वाले को। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड ब्रैकेट के बारे में, ठीक है भाई। तो सेकेंड ब्रैकेट देखो, डी एक्स डैश बाई डी टी को हम लिख सकते हैं वी एक्स डैश। क्या लिख सकते हैं, वी एक्स डैश। इसको हम लिख सकते हैं वी एक्स डैश, इसको हम लिख सकते हैं वी एक्स डैश आई डैश, ठीक है, आई डैश। सिमिलरली तुम इसको लिख सकते हो डी वाई डैश बाई डी टी को वी वाई डैश और डी जेड डैश बाई डी टी को वी जेड डैश। तो वी वाई डैश जे डैश प्लस वी जेड डैश के डैश। ये क्लियर है, के डैश। अब यहाँ पे तुम एक काम कर सकते हो ना, ये तो नंबर है, स्केलर है, अरे समझ में। तो ये स्केलर है, स्केलर यदि हम इसको यहाँ पे ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना, समझो जरा इस चीज़ को, ठीक है। देखो ये स्केलर एक्स डैश क्या होता है, वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो स्केलर होता है, क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है। तो चूंकि वेक्टर कंपोनेंट स्केलर होता है तो यहाँ बॉक्स में आप लिख लीजिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि ए एक नंबर है डॉट बी क्रॉस सी। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ऐसा इसको हम लिख सकते हैं, आ रहा समझ में। तो देखो भाई, ये जो एक्स डैश है ना, इसको हम ले जाते हैं ओमेगा के साथ, ठीक है भाई। ऐसे हम वाई डैश को ले जाते हैं जे डैश के साथ, और जे डैश को हम ले जाते हैं के डैश के साथ। तो चलो इसको हम ले गए यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे ले गए, तो ये टर्म हमारा हो गया, ठीक है। फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो हमारा हो गया, ठीक है। देखो क्या हो गया, ओमेगा क्रॉस एक्स डैश आई डैश प्लस, देखो ओमेगा क्रॉस वाई डैश जे डैश, ठीक है, वाई डैश जे डैश प्लस प्लस, ठीक 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 है, ठीक है, हाँ, वाई डैश जे डैश ओमेगा क्रॉस जेड डैश के डैश, के डैश जेड डैश के डैश। ये पहला ब्रैकेट हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। अब सेकंड ब्रैकेट देखो, सेकंड ब्रैकेट में तुम जानते हो वेलोसिटी वी को लिखते हो वी एक्स आई वी वाई जे वी जेड के, ठीक है। ऐसे ही तुम वी डैश को क्या लिखोगे, वी एक्स डैश आई डैश वी वाई डैश जे डैश वी जे डैश के डैश। यानी इस पूरे टर्म को तुम लिख सकते हो वेलोसिटी वी डैश। तो इस पूरे टर्म को तुम लिख सकते हो वेलोसिटी वी डैश, ठीक है, वेलोसिटी वी डैश। अब देखो भाई, या देखो ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस, ये तीनों में कॉमन है, कॉमन ले लो। ओमेगा क्रॉस हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स डैश आई डैश वाई डैश जे डैश जेड डैश के डैश। क्लियर है, जेड डैश के डैश प्लस वी डैश, तो प्लस वी डैश, ठीक है, वी डैश। अब देखो भैया, इसको आप लिख सकते हो ओमेगा क्रॉस, ये जो आपका है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इसको आप लिख सकते हो आर डैश। ये हो गया आर डैश प्लस वी डैश, यानी इसे हम लिख सकते हैं वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर डैश। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर डैश। ओके, अब थोड़ा सा होशियारी और करना, क्या होशियारी करना, देखो भाई, तो क्या होशियारी करना, तो हमारे पास आया वी इक्वल टू, फाइनली हमारे पास आ गया वी इक्वल टू वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर डैश। तो वी हैव वी इक्वल टू वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर डैश। अब ये जो आर डैश, इसको हम आर लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आर क्या है, आर डैश के बराबर है, क्योंकि आर जो है वो आर डैश के बराबर है, ये हमने शुरू में एजम्पशन मान लिया है।
बराबर है। तो यानी हमारे पास आ गया कि वेलोसिटी इन फिक्स फ्रेम एस फ्रेम इक्वल टू वेलोसिटी इन रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है, प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, रिलेशन आ गया। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। हमारे पास आ गया v इक्वल टू वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। आर क्लियर है? इसको बोलते हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रख लेना दिमाग में, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यदि आईएएस एग्जाम का क्वेश्चन देखते होगे, यदि आपने फिजिक्स ऑप्शन लिया होगा, ठीक है, वहाँ देखना 2007 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आईएएस एग्जाम के अंदर। तो आपके बीएससी पार्ट 3 में भी आता है, इवन यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और इवन यदि फ्यूचर में आप नेट की तैयारी करोगे, वहाँ भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देख लेना सीएससी मेंस 2007, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस फिजिक्स ऑप्शन 2007, ठीक है, 7। अब देखो, अब फिर से यहाँ पे हम एक नए ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो देखो ये जो v है, ठीक है, v इसको हम लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा डी आर डैश बाई डी टी। इसको डी डैश मान लीजिए, ठीक है, इसको मान लीजिए डी डैश, मतलब रोटेटिंग फ्रेम। तो डी डैश आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। तो जिस तरह से आर के लिए हमने इसको ऑपरेट किया कि डी आर बाई डी टी इक्वल टू डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं फॉर एनी वेक्टर, ठीक है। तो फॉर एनी वेक्टर ए, फॉर एनी वेक्टर ए, किसी वेक्टर के लिए, ठीक है, वेक्टर ए कैपिटल ए मान लीजिए, वेक्टर ए आप लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी, कौन सा फ्रेम, फिक्स फ्रेम एस फ्रेम इक्वल टू डी अपॉन डी टी। यहाँ पे डी डैश हम इसलिए लगाया चूंकि हम पहले इसको मान चुके हैं कि ये कौन सा फ्रेम है, ये एस डैश फ्रेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डैश लगाइए ना लगाइए, बात बराबर ही है, ठीक है। हम इसको डी डैश इसलिए लगा रहे थे ताकि हम डिस्टिंग्विश करना चाह रहे थे कि ये फ्रेम रोटेटिंग फ्रेम है, बट हमने यहाँ पे लगा दिया एस डैश, ठीक है, एस डैश प्लस ओमेगा क्रॉस। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटर को हम यूज करेंगे एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो आप लिख सकते हो कि ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। बट आप जानते हो, क्या जानते हो, आप जानते हो कि डी अपॉन डी टी इन फ्रेम एस इक्वल टू डी अपॉन डी टी इन फ्रेम एस डैश प्लस ओमेगा क्रॉस दिस। तो इसे आप लिख सकते हो डी अपॉन डी टी इंटू वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस वी डैश। आप पूछोगे वाई वी डैश, ठीक है, वाई वी डैश। तो ये कौन से फ्रेम है, इट इज पार्ट ऑफ रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है। हम कहाँ पे देख रहे हैं इसको, रोटेटिंग फ्रेम में देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई, इसको आप लिख सकते हो डी अपॉन डी टी, वी डैश कितना है, वी प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ऑलरेडी इतना है, प्लस वी डैश कितना है, वी प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। सिंप्लीफाई करो इसको भाई, डी वी बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी ओमेगा क्रॉस आर प्लस
ओमेगा क्रॉस वी प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर। ओके, ये कौन सा फ्रेम है? रोटेटिंग फ्रेम है। तो डी वी बाई डी टी कितना हो जाएगा? ए नॉट, ठीक है, ए नॉट। तो देखो डी बाई डी टी ओमेगा क्रॉस आर है, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी प्लस डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर, आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। क्लियर है? आर। ओके, जनरली क्या होता है, जो कि फ्रेम का जो है स्पीड है, ठीक है, वो क्या है? यूनिफॉर्म है। फ्रेम का स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। फ्रेम इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर स्पीड, आई एम सॉरी, एंगुलर स्पीड। तो चूंकि ओमेगा तुम्हारा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। एज ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट ऐसा दिया होता है पहले से ही, इसका मतलब है कि डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो इस टर्म को हटा दो, ठीक है, इसकी जरूरत आपको नहीं है, ठीक है, ये आपका जीरो हो गया, ठीक है। तो अब जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, अब जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो है ए नॉट, ठीक है, वो है ए नॉट प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी, ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी। और डी आर बाई डी टी क्या होता है? डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होता है। तो डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी होता है, प्लस ओमेगा क्रॉस वी, तो प्लस ओमेगा क्रॉस वी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये क्लियर है? तो इसको आप लिख सकते हो ए नॉट प्लस ओमेगा क्रॉस वी, देखो दो बार आ रहा है, ठीक है, ओमेगा क्रॉस वी ये दो बार आ रहा है, प्लस कल मैंने आपको बताया था कि ओमेगा क्रॉस आर कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। देखो आर और ओमेगा क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ओमेगा आर होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा? फिर आर ओमेगा, ओमेगा परपेंडिकुलर है, ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब क्या करोगे? देखो, देखो ये जो आपको ए दिख रहा है, ए, ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका एक्सेलरेशन इन फ्रेम, कौन सा फ्रेम है? एक्सेलरेशन फ्रेम एस, ठीक है। ये क्या है? एक्सेलरेशन फ्रेम एस डैश है। कौन से फ्रेम में है? एस डैश फ्रेम के अंदर है, ठीक है, एस डैश फ्रेम के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो? आपको निकालना है ए नॉट। क्या निकालना है आपको? सीरो फोर्स कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? सीरो फोर्स। तो आपको यदि ए नॉट निकालना है तो ए नॉट बराबर आप लिख सकते हो ए -2 ओमेगा क्रॉस वी, ठीक है, माइनस ओमेगा क्रॉस आर। आ रहा समझ में? अब इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो एम ए नॉट बराबर क्या होगा? एम ए -2m ओमेगा क्रॉस वी माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर। ये क्लियर है? ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, आर। अब देखो ये जो टर्म आपको दिख रहा है ना, ठीक है, ये जो एम ए नॉट है, ठीक है, क्या है? आपका स्यूडो फोर्स है। दिस इज योर स्यूडो फोर्स, तो दिस इज योर स्यूडो फोर्स। ये क्या है? रियल फोर्स। यदि आपने कल का क्लास किया होगा तो मैंने बताया था कि रियल फोर्स में से हम क्या करते हैं? रियल फोर्स में से हम स्यूडो फोर्स को माइनस करते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या एक तरह का स्यूडो फोर्स है, इसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम? कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। तो इट इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स।
और इसको सॉल्व कीजिए, एम ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपके एग्जाम में यही डेरिवेशन आता है, यही आपको डेराइव करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। और डेरिवेशन सिर्फ यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। इवन इफ आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, आईएएस एग्जामिनेशन, तो वहाँ भी डेरिवेशन फ्रिक्वेंटली पूछता है, ठीक है। यू मे सी द क्या कहते हैं पेपर 1 क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में एक टॉपिक होगा रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। वहाँ पूछता है। तो वहाँ पे एक चीज़ और पूछता है, वहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट नहीं मानते हम, ठीक है। यदि मानो तुम ओमेगा कांस्टेंट नहीं मानते, एक और फोर्स तुम्हारे पास आया था। क्या फोर्स आता है तुम्हारे पास? डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर। इसको बोलते हैं आइलर फोर्स। क्या बोलते हैं? आइलर फोर्स। बट ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो एक और फोर्स होता है इफ ओमेगा इक्वल टू नॉट कांस्टेंट। ओमेगा जो कांस्टेंट नहीं है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो इस केस में डी ओमेगा बाई डी टी क्या है? जीरो नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट जीरो, ठीक है। इट इज़ नॉन जीरो। तो इस केस में एक और नया फोर्स आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एजीमुथल फोर्स। क्या बोलते हैं? एजीमुथल फोर्स। तो ये टर्म आ जाएगा, ठीक है, डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर। तो एक होता है आइलर फोर्स या एजीमुथल फोर्स। आइलर और एजीमुथल फोर्स। फोर्स कितना होगा? एफ आइलर बराबर होगा एम डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर। और इसको बोलते हैं आइलर फोर्स। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। आप क्वेश्चन का क्वेश्चन देख सकते हो, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या क्या पूछा है देख लीजिएगा। तो मैंने सारे क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया है। आई हैव एड्रेस्ड ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया है। क्वेश्चन क्या क्या है देख लीजिए एग्जाम के अंदर, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक रह गया फ्री फॉल ऑफ बॉडी, ये एप्लीकेशन पार्ट है, इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो देखिए पूछा हुआ है कोरियोलिस फोर्स के बारे में। यही होता है 2m ओमेगा क्रॉस वी, ठीक है। ये आपका कोरियोलिस फोर्स होता है, इसका डेफिनेशन होता है इट इज फिक्टिशियस फोर्स, मतलब कि स्यूडो फोर्स विच एक्ट ऑन द पार्टिकल ओनली इफ मूविंग विद क्या कहते हैं रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम। यदि पार्टिकल रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है तभी ये फोर्स लगता है, ठीक है। ओके, बाकी एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या है देख लीजिए एक बार। ये सब मैं कल कर लिया था, कल की क्लास में। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सप्लेन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, कल हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सप्लेन कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इसको डिफाइन कीजिए। ये हमने कल डिफाइन भी कर दिया था। मेंशन द एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन बताना है। और ऑब्टेन एन एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन, क्या करना है? फॉर्मूला को डिराइव करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला को डिराइव ही करना है, जो हमने डिराइव भी किया इसी को डिराइव करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड मेथड, इससे आपको डिराइव करना है। यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम। फिर देखिए फिक्टिशियस फोर्स क्या होता है। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मेंशन देयर सिंपल एप्लीकेशन एंड ऑब्टेन एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ देम। मतलब क्या करना है? फॉर्मूला हमको डिराइव करना है, ठीक है। तो वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला, ओके। तो थैंक यू एवरीवन, ठीक है, फॉर योर पेशेंस। तो ग्रेजुअली ऐसे हम और भी वीडियो लेकर आएंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल, ओके। सो थैंक यू।